गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम मॉड्यूल ए का जो हमारा लास्ट यूनिट है, यूनिट 7। ठीक है, यूनिट 7 जो है मॉड्यूल ए में। ठीक है, इसको आज पार्ट 3 के रूप में इसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करेंगे क्योंकि दोनों प्रीवियस जो दोनों पार्ट 1 थे, मैंने चूंकि ज़्यादा लंबा नहीं रखा था, समय नहीं होता हमारे पास उतना देखने के लिए, तो हमने सब दोनों स्लाइड्स का जो है ना ऑन एन एवरेज 1 आवर्स की ड्यूरेशन रखी है सब में। किसी कारण से ये स्लाइड्स थोड़ा लंबा हो गया। बाकी मैं देखता हूँ नेक्स्ट जो हमारे जो भी मॉड्यूल्स होंगे, जो नेक्स्ट मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे आइदर सी और डी, इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको समरी के रूप में देने के लिए। ठीक है, ताकि जो है ना समय जो हमारा टेकन हो रहा है वो थोड़ा सा कम रहे। और इसको मेरी कोशिश है, ये मार्च में आज हो गए, मार्च चल रहा है, मार्च में आज हमारे पास 17 तारीख हो गए। तो हम मेरी कोशिश है इसको, जो हमारा मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल बी सॉरी मॉड्यूल सी और डी, ये दोनों को अप्रैल में 10 अप्रैल तक कंप्लीट कर दूं मैं, ताकि हमारा बी के लिए थोड़ा सा समय मिल पाए और फिर हम आगे कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये हमारा रोल ऑफ एग्जिम बैंक है, रिजर्व बैंक है, फेडाई एंड अदर्स। ये हम लोग भी फेडाई का जो है ना गाइडलाइंस पढ़ रहे थे, क्या क्या हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जहां से हमने पीछे छोड़। सबसे पहले हमें कहता है कि स्वैप और कॉस्ट गेन क्या है। स्वैप और कॉस्ट गेन, ठीक है। तो कहता है इन केस ऑफ अर्ली डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉस्ट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। ये बार बार एक ही चीज को कह रहा है कि अगर अर्ली सेटलमेंट होता है या अर्ली कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होता है, ठीक है ना, तो जो हमारा डिफरेंस है ना स्वैप कॉस्ट का, उसे हमें कस्टमर से रिकवर करना है। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एक्चुअल स्वैप इज मेड और नॉट। ठीक है, हमें डिफरेंस उससे कहीं से भी बैंक को हमेशा, आप इस पॉइंट से सोचिए, हमेशा बैंक को प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट, ऑलवेज प्रॉफिट, चाहे जिधर से भी आए, जैसे भी आए। सेकंड कहता है पेमेंट ऑफ स्वैप गेन टू ए कस्टमर में बी मेड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द स्वैप पीरियड और बैंक ओन पॉलिसी रिगार्ड। ठीक है, उसके बाद कहता है आउटले, आउटले एंड इनफ्लो ऑफ द फंड। ठीक है, ऑथराइज्ड डीलर्स हैज रिकवर इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। इंटरेस्ट रिकवर करना है एडीज को आउटले ऑफ फंड के ऊपर, फॉर द पर्पज ऑफ अरेंजिंग स्वैप। स्वैप अगर अरेंज करता है, अब पेमेंट अगर आउटले हो रही है, ठीक है ना, तो उसको इंटरेस्ट भी रिकवर करना है इन एडिशन टू द स्वैप कॉस्ट। इस स्वैप कॉस्ट के अलावा, in case of delivery of a contract, if such swap leads to inflow of the funds, interest shall be paid to the customer. Fund outlay shall be arrived by taking a difference between the original contract rate and the rate at which the swap could be arranged. The rate of interest to be recovered paid threshold limit same be determined by the bank. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा वो बैंक पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस थ्रू इंटरमीडियरीज। रूल्स, रूल 7 क्या कहता है। रूल 7 जो है ये क्या कहता है, इंटरमीडियरीज जो है, एक्सचेंज ब्रोकर, मल्टी बैंक पोर्टल्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम्स आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड इंटरमीडियरीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, ये एक्सचेंज ब्रोकर जो है या मल्टी बैंक पोर्टल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मशीन्स ईओएम्स हैं। ठीक है, एक्सचेंज ब्रोकर, मल्टी बैंक पोर्टल्स और ईओएम। ठीक है, ये क्या है, कॉमनली यूज्ड इंटरमीडियरी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। एडी शैल बी यूज द सर्विस ऑफ इंटरमीडियरीज accredited by FEDI. No brokerage fee, charge of any other firm or remuneration shall be paid by ADs to the other bank employee on any foreign exchange contract। ठीक है ना, कोई भी मतलब कमीशन वमीशन या रेमुनरेशन नहीं देना है, ठीक है ना, अदर बैंक के एम्प्लॉय को फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए यहाँ कहता है accredited intermediaries will confirm the rules, condition and code of the conduct laid down by फेडाई। फेडाई के रूल्स को मानना होगा सबसे पहला चीज। जो भी उसकी इंटरमीडियरी हमने अपॉइंट करी है या फेडाई ने अपॉइंट करी है, ठीक है, फेडाई में रिव्यू, फेडाई क्या करेगा, उसका रिव्यू भी करेगा। अगर उसकी अप टू मार्क नहीं होती है तो वो क्या करेगा, उसका एक्रेडिटेशन कैंसिल कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है,
विड्रॉ कर दिया तो बैंक क्या करेगा, ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, बैंक नो ट्रांजेक्शन, ठीक है। It shall be duty of each authorized dealer and the association of intermediaries to report FEDI in the name of intermediaries who suggest, purpose or transact any business which is contrary to the rules of FEDI. Reporting changes. Any change in regard to the constitution or address of any material change in respect of an intermediary shall be advised to the FEDI promptly for necessary approval. अब क्या है कि कोई भी चेंज अगर होता है, एनी चेंज इन रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन और एड्रेस ऑफ एनी मटेरियल चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरमीडियरी, उसको फेडाई को बताना है अप्रूवल के लिए। इंटरमीडियरी सेल रिपोर्ट चेंज ऑफ कॉलिंग असिस्टेंट की एम्प्लॉय मैनेजर टू फेडाई, ये भी बताना है। कॉन्ट्रैक्ट नोट का कंफर्मेशन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट कंफर्मेशन एडवाइस इन रिलेशन टू द फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस मस्ट बियर ए क्लॉज सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फेडाई डीलर एसोसिएशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्फर्मेशन है या एडवाइस है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस का, इसमें ये चैप्टर डालना है सब्जेक्ट टू रूल, सॉरी ये क्लॉज डालना है सब्जेक्ट टू रूल, ये क्लॉज उसमें हमेशा आपको रखनी है। नो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट शैल बी मेड विद द इंटरमीडियरी एज ए प्रिंसिपल। ए बैंक रिफ्यूज टू गिव डिलीवरी और टेक डिलीवरी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल एंड ऑथराइज्ड डीलर, ठीक है। अब कहता है इंटर बैंक सेटलमेंट, रूल 8 क्या है, इंटर बैंक सेटलमेंट है। इशू ऑफ डिलेज इन पेमेंट ऑफ फंड इन एनी करेंसी इंक्लूड इंडियन रुपीज इन सेटलमेंट ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट आर डील्ड इन रूल्स, ठीक है। अब डिले पेमेंट ऑफ फंड जो है ना, फंड का पेमेंट जो है वो डिले अगर होता है तो इसके बारे में रूल 7 में सेटलमेंट में दिया गया है। अब यहां देखिए, it has become more speedier to detect non-delivery of fund. Bank are expected to track delivery of fund, note discrepancy if any, take corrective action expeditiously। चलिए, इंटरेस्ट फॉर डिलेड रिकवरी। अब डिलेड रिकवरी के लिए इंटरेस्ट क्या देना है, डिलेड डिलीवरी के लिए, सॉरी रिकवरी में बोल दिया, सॉरी फ्रेंड्स। इंटरेस्ट फॉर डिलेड डिलीवरी, ठीक है ना, इनके लिए क्या देना, इन द इवेंट ऑफ लेट डिलीवरी ऑफ करेंसी, अगर करेंसी की डिलीवरी लेट होती है including Indian rupees, the foreign exchange contract interest for a number of days delay regardless of caution of delays, ये क्या 2%, the interest of the overdue period shall be 2% over the benchmark, 2% over the benchmark देना है इनको, ठीक है। रेट ऑफ द करेंसी कंसर्न, द बेंचमार्क रेट फॉर द करेंसी आर लिस्टेड बिलो। अब बेंचमार्क रेट क्या है करेंसी के लिए, सबसे पहला है INR NSE मिबोर ओवरनाइट रेट, पेनल्टी लगेगी ओवर द बेंचमार्क, द इंटरेस्ट पर ओवरड्यू पीरियड 2% देना है ना। तो यहाँ कहता है बेंचमार्क रेट किसका किसका होगा, कौन सी करेंसी का। अब जैसे INR में है कोई तो मिबोर लगेगा ओवरनाइट रेट, STG है तो बेस रेट ऑफ बर्कलेज बैंक लगेगा, USD है प्राइम रेट ऑफ सिटी बैंक लगेगा, यूरो है मार्जिनल सेंट्रल फैसिलिटी रेट ऑफ यूरोपियन बैंक लगेगा, ठीक है। JPY तो जापानीज होगा ना, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी, CHF 3 मंथ रेट ऑफ स्विस नेशनल बैंक, कैड क्या होगा प्राइम रेट ऑफ बैंक नोवा स्कोटिया। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन इन करेंसी नॉट मेंशन अबव, द सेलर बैंक शैल पे इंटरेस्ट ऑफ 2%। अगर इस करेंसी के अलावा कोई और भी करेंसी होती है तो उस पर 2% ओवर नोशनल ओवरड्राफ्ट रेट पेबल by the buyer bank. The rate of interest applied would be average rate based on the rate of each day of delay, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ बैंक, ये नेक्स्ट जो है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ बैंक वैल्यूड क्रेडिट। इन केस ऑफ सेलर बैंक इज विलिंग टू रेक्टिफाई द सिचुएशन of late payment by offering the deliver funds on a value dated basis, the buyer shall accept such fund provided the funds are delivered within the 2 working days। 2 वर्किंग डेज में आपको फंड को डिलीवर करना है, ठीक। इन केस ऑफ फंड आर डिलीवर विदिन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, इट विल बी चॉइस ऑफ द बैंकर टू एक्सेप्ट और नॉट। बैंकर एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा बैंकर के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेटर देन 2 डेज वर्किंग डेज के बाद आप जो है
लेट पेमेंट का रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो बैंकर को 2 वर्किंग डेज में तो बैंक एक्सेप्ट कर लेगा। अगर 2 वर्किंग डेज से ज्यादा हो गया तो बैंकर की चॉइस होगी। टाइम लिमिट फॉर क्लेम ऑफ डिले, डिले क्लेम के लिए क्या होगा, द क्लेम ऑफ डिले इन रिसिप्ट ऑफ द फंड बाय द बायर बैंक शुड बी मेड विद इन द 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 15 वर्किंग डेज में बताना होगा, ठीक है ना। सेलर बैंक इन सच केस सेल लायबल टू पे इंटरेस्ट फॉर फुल पीरियड ऑफ डिले इफ क्लेम इज नॉट विद इन मेड विद इन द 15 वर्किंग डेज। अगर सेलर क्या है, सेलर बैंक को जो है ना, अगर 15 दिन में नहीं देता है पेमेंट तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, ठीक है। द इंटरेस्ट विल बी पेबल बाय द सेलिंग बैंक द मैक्सिमम 16 डेज। अच्छा, एक क्लॉज ऑल भी है ना कि डेली अगर 15 दिन से ऊपर लेट होता है, 15 दिन से ऊपर लेट होता है तो ऐसा थोड़ी कि सेलर हमेशा पेमेंट देता ही रहेगा। तो उसके लिए एक मैक्सिमम है कि हाँ 60 दिन से ज्यादा का पेमेंट उसको, 60 दिन से ज्यादा का जो है ना इंटरेस्ट नहीं देना है। 60 डेज मैक्सिमम इंटरेस्ट दे सकता है। 15 दिन से ऊपर जो भी हो गया तो इसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अगर 60 दिन तक मैक्सिमम दे सकता है। टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। अब सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स के लिए टाइम लिमिट क्या है, द सेलिंग बैंक हैज टू सेटल द क्लेम विथ इंटरेस्ट फॉर ओवर ड्यू पीरियड सच एज, ये 15 वर्किंग डेज आप मान के चलिए ना, हर जगह 15 वर्किंग डेज है। रिसीट ऑफ क्लेम, अगर इसमें क्लेम 15 दिन में सेटल नहीं होता है तो जो सेलर बैंक है वो इंटरेस्ट पे करेगा इंटायर ओवर ड्यू पीरियड का। लेकिन इसमें क्या कैप है, मैक्सिमम 60 डेज का, 60 डेज का ही इंटरेस्ट पे कर सकता है। डेलिबरेट डिफॉल्ट, डेलिबरेट डिफॉल्ट क्या है, इनकेस ऑफ क्लेम इज नॉट सेटल्ड इन 16 डेज। अब कहता है कि अगर कोई क्लेम जो है ना 60 दिन के अंदर सेटल नहीं हुई, डेट ऑफ लॉजमेंट क्लेम, द मैटर में बी रेफर टू फेडाई फॉर फाइनल डिसीजन, इट शैल बी बाइंडिंग बोथ द बैंक्स कंसर्न्ड। अब कहता है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारा फेडाई का गाइडलाइंस है उसमें क्या है, रॉन्ग डिलीवरी ऑफ फंड। अगर रॉन्ग डिलीवरी हो जाती है फंड की, इनकेस ऑफ सेलर बैंक डिलीवर्ड फंड टू द अकाउंट अदर देन द नोटिफाइड अकाउंट ऑफ द बायर बैंक, तो क्या है, इट सेल कंपलसेट बायर इन टर्म्स ऑफ द रूल्स, तो उसको कंपलसेशन देना होगा। नेक्स्ट जो है, यूज ऑफ इनकरेक्टली पेड फंड, अनड्यू enrichment, a bank which has received fund not intended for its account shall be liable to compensate bank which out of the fund by other, ठीक है। अगर वो कोई फंड आ गया और इस काम पर्पस के लिए नहीं था तो उसको कंपनसेशन देना होगा। फिर रिटर्निंग ऑफ द फंड विथ प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइडेड चार्ज बैक वैल्यूएशन आर बोर्न बाय द ओरिजिनल रेमिटिंग वन, ठीक है। और सेकंड कहता है रेमिटिंग ऑफ द फंड विथ इंटरेस्ट दैट इज अर्नड और लेस चार्ज इफ एनी। अब कहता है सेटलमेंट डेट अगर चेंज करना हो, व्हेन मैच्योरिटी डेट ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स ऑन ए मंथ एंड and the said date is declared as a holiday, subsequently the settlement date should be preponed to the prefixing working day if said day is known holiday। अगर known holiday है, known holiday है तो जो सेटलमेंट डेट होगा ना, एसडी जो होगा वो प्रीपोन हो जाएगा, प्रीपोन, ठीक है। इन केस ऑफ अदर केसेस इफ द मैच्योरिटी डेट इज डिक्लेयर्ड ऑन हॉलीडे subsequently the settlement date should be postponed to the next working day। ये सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड अगर है तो ठीक है। लेकिन कोई अदर केस है तो क्या होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे। नोटिस फॉर ऑप्शन डिलीवरी, इन केस ऑफ इंटरेस्ट इंटरबैंक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट that allows option for delivery, the buyer bank shall take up such forward contract after giving notice to 2 working days, 2 working days। अब कहता है नेक्स्ट जो है, चेंज इन एक्सपायरी डेट of option contract, when expiry date of an option contract falls on non holiday, expiry date preponed हो जाएगा, प्रीपोन होगा अगर हॉलीडे किसी दिन आ गया, नॉन हॉलीडे है तो, ठीक है। ऑप्शन एक्सपायरी डेट फॉल ऑन सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे, द एक्सपायरी डेट शुड बी पोस्टपोन ऑन दी, अगर सडनली हो गया, नॉन हॉलीडे है तो प्रीपोन होगा, अगर सडन हो गया तो पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा, ठीक है ना, पोस्टपोन। फिर से लिख देता हूँ, इस थोड़ा सा हाइलाइटर से ज्यादा ये हो रहा है, एक सेकंड। सिंपल सा है, अगर नॉन हॉलीडे है, नॉन हॉलीडे है तो जो सेटलमेंट डेट होगा वो प्रीपोन होगा, प्रीपोन। अगर सडन हॉलीडे हो गया, सडन हॉलीडे हो गया तो क्या होगा, पोस्टपोन।
ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रोग्रेस हमारा क्या है, हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें क्या मिला। फिल इन द ब्लैंक्स है। FDI is a self-regulatory which was established with the approval of RBI to take over certain function of then Exchange Bank of Association of India। ठीक है, उसके बाद कहता है द फंक्शन ऑफ FDI इंक्लूड फॉर फ्रेमिंग यूनिफॉर्म रूल्स, क्या बनाता है, यूनिफॉर्म रूल बनाता है, एंड गाइडलाइंस फॉर इंश्योरिंग लेवल प्लेइंग फील्ड। द एनटीपी अलाउड फॉर द बिल्स ऑफ फॉरेन करेंसी जनरली 25 डेज, मैंने पहले भी कहा था एनटीपी नॉर्मली 25 डेज लेके चलते हैं। ठीक है, द एज पर द FDI रूल्स बैंक शैल अंडरटेक बिजनेस ओनली किससे, एक्सचेंज ब्रोकर जो है, एक्रीडिएटेड एक्सचेंज ब्रोकर जो है उनसे करना है। एज पर द FDI रूल्स नॉन हॉलीडे इज वन विच नोन एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज से पहले अगर कोई अगर नोन है, हॉलीडे आती है तो वो नोन माना जाएगा, अगर सडन हो गया तो फिर सडन माना जाएगा। इन केस ऑफ अर्ली रियलाइजेशन एक्सपोर्ट बिल इंटरेस्ट अनएक्सपायर्ड पीरियड शैल बी रिफंडेड टू द कस्टमर। ओवरड्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड ऑन 3rd वर्किंग डे, कब कैंसिल होना है, 3rd वर्किंग डेज को ऑन ड्यू डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ शॉर्ट नोट्स हैं फ्रेंड्स, बैंक इसमें शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट्स ऑन अदर टॉपिक्स। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या है, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है हमारा, ये क्या है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, देखिए कहता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आर कमर्शियल लोन रेज्ड बाय एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटी should conform to the parameters such as minimum maturity, permitted and non-permitted, end use, maximum all in cost ceiling etc। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या है, कमर्शियल लोन है, किसके द्वारा रेज किया गया, रेसिडेंट एंटिटी के द्वारा। जो कमर्शियल लोन रोज रेज किया जाता है कमर्शियल लोन किससे, नॉन रेसिडेंट से, नॉन रेसिडेंट से, ये इससे क्या किया, नॉन रेसिडेंट से जो कमर्शियल लोन ये एक्वायर किया। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम मैच्योरिटी, परमिटेड एंड नॉन परमिटेड इन यूज है, मैक्सिमम ऑल इन वन कॉस्ट है, तो ये इसी को ईसीबी बोलते हैं। तो पैरामीटर अप्लाई टू द इन टोटली नॉट ऑन स्टैंडअलोन बेसिस। द फ्रेमवर्क फॉर रेजिंग लोन्स थ्रू द ईसीबी कंप्राइजेज द फॉलोइंग ट्रैक्स। ठीक है, ईसीबी के थ्रू जो लोन लिया जाता है उसका 3 ट्रैक्स है। पहला ट्रैक 1 मीडियम टर्म फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी मिनिमम एवरेज ऑफ 3 to 5 ईयर्स। सबसे पहला क्या होता है, मिनिमम जो है एवरेज ईसीबी होता है मीडियम टर्म ईसीबी होता है, मीडियम टर्म ईसीबी ये क्या होगा 3 to 5 ईयर्स। ठीक है, मैच्योरिटी होगी इसकी। उसके बाद क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा, इसका 10 ईयर्स की मैच्योरिटी होगी। उसके बाद क्या होगा, INR डिनोमिनेटेड ईसीबी होगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इसका भी एवरेज 3 to 5 ईयर्स का मैच्योरिटी पीरियड होगा। फॉर्म ऑफ ईसीबी कौन कौन सा होगा, द ईसीबी फ्रेमवर्क enables permit resident entity to borrow from the recognized non-resident entity on the following forms। पहला है लोन इंक्लूडिंग बैंक लोन्स। अब इसको थोड़ा देखिए, फॉर्म्स फॉर ऑफ ईसीबी, फॉर्म्स कौन कौन से हैं ईसीबी के लिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए। पहला है लोन्स इंक्लूडिंग बैंक लोन्स, सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, फॉरेन करेंसी, फाइनेंशियल लीज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ठीक है, however ECB framework is not applicable in respect of investment in non-convertible debentures in India made by registered portfolio investors। ECB क्या है, ECB फ्रेमवर्क जो है ना किस पे लागू नहीं होगा, रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के ऊपर में लागू नहीं होगा। और क्या इसमें, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर में। ठीक है, अब कौन कौन से अवेलेबल रूट्स हैं ईसीबी के, अंडर द ईसीबी फ्रेमवर्क ईसीबी कैन बी रेज्ड आइदर इन ऑटोमेटिक रूट और अंडर द अप्रूवल रूट। ये दो रूट से ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं। फॉर द ऑटोमेटिक रूट द केस आर एग्जामिन्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर। ऑटोमेटिक रूट में क्या है, AD1 बैंक एग्जामिन करेगा,
Under approval route, the prospective buyer are required to send their request to RBI through AD for examination. ठीक है, डायरेक्ट वाले में क्या है, ऑटोमेटिक रूट में AD1 सीधा एकदम जो है उसको एग्जामिन कर लेगा। इन अप्रूवल वाले में क्या है, बॉरोवर को एक रिक्वेस्ट लेटर आरबीआई को सेंड करना है। वाइल द रेगुलेटरी प्रोविजन आर मोस्टली सिमिलर, देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग एलिजिबिलिटी एंड बॉरोवर परमिशन इन यूज अंडर टू रूट्स। अब दोनों रूट्स में कुछ डिफरेंस है। कहता है while first 6 forms of the borrowing mentioned above can be raised both under the automatic and approval routes, ECB can be issued under the approval routes. FCEB can be issued only under the approval route. ठीक है, there are different individual limits for the amount of ECB which can be raised in a financial year under automatic route under different tracks. The maximum amount of ECB which can be raised in a financial year under automatic route is 750 million. 750 मिलियन डॉलर जो है अंडर ऑटोमेटिक रूट में रेज किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी भी प्रपोजल बियॉन्ड लिमिट सेट ऑटोमेटिक रूट कम अंडर द अप्रूवल। अगर इससे ज्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है, तो फिर आरबीआई अप्रूवल जाएगा, आरबीआई अप्रूवल। इसी भी अवेल्ड बाय द रेसिडेंट आर गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द फेमा। अगर इसी भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किया है तो फेमा 6 सेक्शन 6 के अंदर रेगुलेट होगा। अब एडीआर क्या है, एडीआर जो है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट इसे बोलते हैं एडीआर को। ठीक है, इसका फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले 1927 में आया था। इज ए स्टॉक दैट ट्रेड इन यूनाइटेड स्टेट्स बट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स इन फॉरेन कॉर्पोरेशंस। ये क्या है कि स्टॉक है जो यूनाइटेड स्टेट में ट्रेड करता है, बट क्या है, इसके शेयर भी जो है फॉरेन कॉर्पोरेशंस में लगे हुए हैं। एडीआर आर bought and sold on American market just like regular stock and are issued sponsored by the US by a bank or a brokerage। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज दिया है, ADR were introduced as a result of complexity involved in buying shares। शेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, इसके लिए, इसको मिटिगेट करने के लिए एडीआर लाया गया था इन फॉरेन कंट्री। और क्या था, एंड डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग डिफरेंट प्राइसेज एंड करेंसी वैल्यू। For reason, US bank simply purchase a bulk of lot of shares from the company, bundle the share into group में बना देते हैं शेयर को, and reuse them on either a New York Stock Exchange, American Stock Exchange or Nasdaq। In return, the foreign company must provide detailed financial information to a sponsor bank। Most of the investors try to avoid investment in penny stock, and many would shy away from the company trading for the 15th Russian ruble per share। ये एडीआर, अब कहता है एडीआर कैसे बनेगा, ये देखिए बाकी जो चीजें लिखी उससे मतलब नहीं है। देन ईच एडीआर वुड रिप्रेजेंट सेवरल रियल शेयर्स। एडीआर कैन बी क्रिएटेड इन टू वे, दो टाइप से एडीआर बनाए जा सकते हैं। पहला है अनस्पॉन्सर्ड एडीआर। ये क्या है, दिस इज एन अरेंजमेंट विच इज नॉट इनिशिएटेड बाय कंपनी कंसर्न बट इट इज जनरली सेट अप बाय वन और मोर यूएस बैंकर। ऐसा एडीआर जो किसी कंपनी के द्वारा नहीं बनाया गया हो, लेकिन क्या है, वन और मोर बैंकर के द्वारा अरेंज किया जाता है, तो उसे ही अनस्पॉन्सर्ड एडीआर बोलते हैं। अनस्पॉन्सर्ड शेयर ट्रेड ऑन दी ओटीसी काउंटर मार्केट। कहाँ पर ट्रेड करता है, ओटीसी मार्केट में। दिस शेयर आर issued in accordance with the market demand and the foreign company has no formal agreement with the depository bank। Unsponsored ADR are often issued by one or more one depository bank। Each depository services only the ADR it has issued। सेकेंड होता है स्पॉन्सर्ड एडीआर। इसमें क्या है, इन केस ऑफ इशूइंग कंपनी एक्टिवली प्रमोट द कंपनी एडीआर इन यूएसए, चूजन ए सिंगल डिपोजिटरी बैंक को चूज किया विच एज्यूम द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिविडेंड पेमेंट। इन दिस केस द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द इशूइंग एडीआर आर बोर्न बाय द इशूइंग कंपनी। वहाँ क्या था, अनस्पॉन्सर्ड में क्या था, कोई बैंक का समूह मिल गया था, उसने मिलके अनस्पॉन्सर्ड बना लिया था, अनस्पॉन्सर्ड। यहाँ क्या है, स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड है तो कोई ना कोई कंपनी जो है स्पॉन्सर करेगी।
देयरफॉर देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉन्सर्ड एडीआर। अब एडीआर जो है 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला होता है लेवल 1, दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ एडीआर वेयर फॉरेन करेंसी आइदर डोंट क्वालिफाई और डोंट विश टू हैव द एडीआर लिस्ट ऑन एक्सचेंज। सबसे पहला क्या है कि बेसिक एडीआर है, जिसमें क्या है कि फॉरेन कंपनी आइदर डोंट क्वालिफाई और डोंट विश टू हैव द एडीआर लिस्टेड इन एक्सचेंज, नहीं चाहते हैं तो ये सिंपल एडीआर लेके आ सकते हैं। ठीक है, टाइप लेवल 1 के। लेवल 1 एडीआर कहाँ पे मिलता है? ओटीसी मार्केट पे। ओटीसी मार्केट में आर इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे to gauge the interest of security of North America. Level 1 ADR have the last requirement for the Security Exchange Commission since it is not listed or exchange. ठीक है। लेवल 2 का जो होता है दिस ADR is listed on exchange, ये कहाँ होता है? एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। ये क्या है? थोड़ा सा स्लाइटली मोर रिक्वायरमेंट है, स्लाइटली मोर रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का, बट दे ऑल्सो गेट देयर हायर विजिबिलिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम। और लेवल 3 का क्या है? द मोस्ट prestigious of the three, this is when the issuer float the public offering ADR or US exchange. लेवल 3 ADR is available to raise the capital। इसको क्या है? कैपिटल को रेज करने के लिए यूज होता है। चलिए, नॉर्थ अमेरिकन। नेक्स्ट जो है हमारा GDR है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट। ये क्या है? ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट बैंक सर्टिफिकेट issued in more than one country for share in a foreign company। अब क्या है? ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट जो है क्या है? बैंक सर्टिफिकेट है इशूड इन मोर देन वन कंट्री। कहाँ? एक से ज्यादा कंट्री में इशू किया गया, किसके लिए? फॉर शेयर इन ए फॉरेन कंपनी। ठीक है। द शेयर हेल्ड बाय फॉरेन ब्रांच ऑफ द इंटरनेशनल बैंक, ये फॉरेन ब्रांच जो है ना इंटरनेशनल बैंक का हेल्ड करता है। दे शेयर ट्रेड एज डोमेस्टिक शेयर बट आर ऑफर्ड फॉर सेल ऑफ ग्लोबली थ्रू द वेरियस बैंक ब्रांचेस। GDR क्या है? GDR वेरी सिमिलर टू ADR है। GDR आर ऑल्सो कॉल्ड EDR व्हेन प्राइवेट मार्केट आर अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन यूरोस। GDR को क्या है? EDR भी हम बोल सकते हैं, यूरो डॉलर बोल सकते हैं ना, जैसे ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट उसी तरह यूरो डिपोजिटरी रिसीट हो जाएगा। GDR में भी ट्रेडेड इन मल्टीपल मार्केट, जनरली रेफर्ड एज कैपिटल मार्केट। ठीक है। दीज आर मेनली ट्रेडेड इन यूरोपियन कंट्रीज, ये कहाँ ट्रेड किए जाते हैं? यूरोपियन कंट्री में, एंड पार्टिकुलरली इन सिटी लाइक लंदन एंड लग्जमबर्ग। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन लंदन और लग्जमबर्ग में ज़्यादा। अब एक कहता है शेयर पर ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट, ईच GDR रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स इन ए स्पेसिफिक कंपनी। सिंगल GDR कैन रिप्रेजेंट एनीवेयर फ्रॉम द फ्रैक्शन ऑफ शेयर ऑफ ए मल्टीपल शेयर डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन। ये कहता है द परचेज एंड सेल ऑफ GDR आर मैनेज थ्रू द ब्रोकर्स रिप्रेजेंटिंग द बायर्स जनरली फ्रॉम द होम कंट्री। ठीक है, एंड द सेलर विद इन द फॉरेन मार्केट। द परचेज ऑफ एंड सेल ऑफ GDR किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? ब्रोकर्स के द्वारा, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बायर को, जनरली फ्रॉम दी होम करेंसी। कहाँ के होते हैं? होम कंट्री के होते हैं। एंड द सेलर विद इन द फॉरेन मार्केट। द एक्चुअल परचेज ऑफ द एसेट आर मल्टी स्टेज्ड। चलिए, बैंक रिप्रेजेंटिंग if an investor desires GDR can be sold through their brokers as well। GDR जो है ना ब्रोकर्स के थ्रू भी बेचा जा सकता है। they can be sold as is on the proper exchange or they can be converted into regular stock of a company। Additionally they can be cancelled or returned to the issuing company। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड FCCB। ठीक है, ये क्या है? कहता है FCCB convertible bonds are a special category of bonds। FCCB are issued in the currency different from the issuing company डोमेस्टिक करेंसी। अगर कोई कंपनी जो है वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा, जैसे INR के छोड़ के कोई अगर बॉन्ड इशू करती है
अदर करेंसी में, तो ये ECCB हो जाता है, सॉरी FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। कॉर्पोरेट्स इशू FCCB टू रेज मनी इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में मनी रेज करने के लिए ही FCCB इशू करते हैं। The bond retain all feature of convertible bond, making them by very attractive in both investor and issuers। अब कहता है यहाँ पे FCCB आर क्वासी डेट इंस्ट्रूमेंट, क्या है क्वासी डेट इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रेडेबल इन एक्सचेंज। इन्वेस्टर आर हेज फंड, आर्बिट्रेटर और फॉरेन नेशनल्स। FCCB appear on the liability side on the issuing company balance sheet। The relevant provision of FCCB accounting are international standard IS 3932 and IFRS 7। कहता है the relevant provision of FCCB accounting are international accounting standard, ठीक है। Thus a holder FCCB can option for either converting it into equity shares at predetermined price or exchange rate or returning to the bond, retaining to the bond, ठीक। उसी तरह है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एक कन्वर्टेबल था, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड भी है। Until 2008, the only option available for the Indian corporate to raise overseas debt were either by way of external commercial borrowing or by way of foreign currency convertible bonds। There are, however, no mechanism whereby the promoter of Indian company could unlock value of their group company to raise fund abroad। On February 15, 2008, Finance Ministry notified scheme for issue foreign currency exchangeable bond scheme, ठीक है। 2008 में आया था, कब आया था? 15 फरवरी 2008 को। Allowing Indian company to leverage value in their listed group company by way of issuing foreign currency exchangeable bond। As per the latest RBI guidelines, FCCB can be issued only under the approval route। अच्छा, only under the approval route, only under the approval route, ये क्या है? FCCB क्या है? only under the approval route ही इशू हो सकता है। Have a minimum maturity of 5 years, और मिनिमम जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 5 ईयर होगा, ठीक है। FCCB में ध्यान रखिएगा। The bond are exchangeable into equity shares of the another company to be called offered company in any manner, either wholly or partly, on the basis of any equity related warrant attached to the debt instrument। Issuance of FCCB shall be confirm the provision contained in Regulation 21। चलिए, the all-in cost FCEB should be within the ceiling specified by the RBI or ECCB। चलिए, आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम थोड़ा सा प्रोग्रेस देख लेते हैं क्या है हमारा। ECCB कैन बी अवेल्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल, दो रूट थे ना। इन केस ऑफ अनस्पॉन्सर्ड एडीआर, इसमें क्या था? अनस्पॉन्सर्ड एडीआर में क्या था? काइंड ऑफ एडीआर था विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी कॉस्ट, कोई कॉस्ट पे नहीं करना था। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इशूइंग द एडीआर आर बोर्न बाय द इशूइंग कंपनी इन केस ऑफ द स्पॉन्सर्ड एडीआर। अगर स्पॉन्सर्ड एडीआर है तो उसमें सारा जो है, सारी जो है कॉस्ट जो है इशूइंग कंपनी को बियर करनी होती है। इसको स्पॉन्सर्ड एडीआर बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड, ठीक है। द जीडीआर होल्डर कैन ऑप्शन टू कन्वर्ट द जीडीआर एंड होल्ड अंडरलाइंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है। FCCB आर सब्जेक्ट टू ऑल रेगुलेशन व्हिच आर एप्लीकेबल टू FEMA। लेटेस्ट सम अप में देख लीजिए, यहाँ पे ये इतनी भूमिका है। FEMA 99 है। एक्सचेंज कंट्रोल वही है, सेंट्रल बैंक करिंग इनवर्ड इनफ्लो और आउटफ्लो। ऑथराइज पर्सन कौन है? जो FEMA रूल्स में हैंडल ट्रांजेक्शन्स के लिए जो है ना, के लिए ऑथराइज जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के। EEFC अकाउंट, इसमें क्या है? कौन? मेंटेन इन इंडिया बाई अर्नर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। प्री शिपमेंट क्रेडिट क्या है? प्री शिपमेंट क्रेडिट किस लिए होता है? ये प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग ऑफ गुड्स होता है। पोस्ट शिपमेंट अगेंस्ट द एक्सपोर्ट बिल शिपिंग हैज बीन टेकन प्लेस। रीफाइनेंस, रीफाइनेंस क्या है? सेकेंडरी फाइनेंस ऑफ द बिल्स। क्रेडिट फोलियो ऑलरेडी फाइनेंस बाय द बैंक। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मस्ट बी credit limit of funded non-funded business allowed by the bank or financial institution to the other bank or government। FDI का रूल्स क्या है? रूल्स मेड बाय द FDI applicable to authorized dealer। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? कन्वर्सन ऑफ बिल्स इनटू रूपी लाइबिलिटी। GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है।
ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इशूड बाय यूएस बैंक। और अनस्पॉन्सर्ड ADR क्या है? वो जब एक से दो मतलब एक बैंकिंग क्या है, एक या दो बैंक जो है ना मिलके तो जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसे स्पॉन्सर्ड ADR बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। कल मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड करवाने की, न्यूमेरिकल्स। दूसरी बात, इसके साथ मैंने एक चीज सोचा है कि क्यों ना हम लोग इसमें थोड़ा सा सारे जितने भी हम लोग यूनिट्स पढ़े हैं ना मॉड्यूल में, इसका रिवीजन, एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। क्विक रिवीजन सिर्फ लाइन टू लाइन नहीं, ओनली लाइन, नो लाइन टू लाइन, क्विक रिवीजन, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ट्रू एंड फॉल्स आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बार बार वही चीज़ रिपीट करता हूँ, अच्छा भी नहीं लगता। चलिए, एक बेल वाली घंटी है, जरा इसको प्रेस प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। अगर कोई एरर हो गई हो, अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स को, ठीक है। फ्रेंड्स को आप जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि फ्रेंड्स को शेयर करें तो फ्रेंड्स को आप शेयर कर लीजिए, फ्रेंड्स को शेयर करें आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।